आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम खुशबू है। इस पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी सारी खबरों पर जिसे आपका जानना ज़रूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, वैक्सीन अपडेट हो या केसेस के घटते बढ़ते मामलों का एनालिसिस हो, ताकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलने के बाद लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने की शुरुआत हो गई है। कई राज्यों के कुछ जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन भी हटा लिया गया है। इस बीच तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इसे लेकर अभी से प्रिकॉशंस लेने की सलाह दी जा रही है। कुछ दिन पहले ही द लांसेट मेडिकल जर्नल के एक आलेख में 21 विशेषज्ञों ने दी थी, जिसमें सरकार से लेकर लोगों का क्या फ़र्ज बनता है, ये सब बातें बताई गई हैं। अब तीसरी लहर आएगी ये तो पता है, लेकिन ये सवाल मेरे आपके सबके मन में है कि आखिर कब आएगी तीसरी लहर। तो कुछ हद तक जवाब दिया है एम्स दिल्ली हॉस्पिटल के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने। उन्होंने कहा है कि देश में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ सकती है और इसे रोकना संभव नहीं है। सवाल ये कि अगर सिर्फ 2 महीने में ही तीसरी लहर आ सकती है तो क्या हम पूरी तरह से तैयार दिखते हैं? क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि इसे रोका जा सके इन 2 महीनों में? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैंने बात की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। पहले तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या वाकई तीसरी लहर इतनी करीब है जैसा कि रणदीप गुलेरिया ने कहा है। सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि कोविड-19 की तीसरी लहर आएगी और उसका आधार यह है कि दूसरी लहर जो काफी तेज थी और काफी ज्यादा संख्या में ऐसे लोग प्रभावित हुए, उसके बावजूद एक संख्या है लोगों की जो असंक्रमित रही है, अर्थात जिनको न तो इम्यूनिटी है न वैक्सीन मिली है। तो ऐसी आबादी जब तक रहेगी तब तक एक अगली लहर आने की संभावना होगी। अब यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि कोई भी लहर कब आएगी। यह कई बातों पर निर्भर करता है कि वायरस के कौन से नए वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं। साथ में इस बात पर भी निर्भर करता है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि लोगों का व्यवहार कोविड अप्रोप्रिएट कितना है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखा जाए तभी वह निश्चित करेगा कि वो लहर कब आएगी और उसमें प्रभावित लोगों की संख्या क्या होगी। अब यह कहना तो मुश्किल है कि डॉक्टर गुलेरिया ने यह बात क्यों कही। हो सकता है उनके पास कुछ एडिशनल डेटा हो। संभावना है कि जो परिस्थिति कुछ शहरों में लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शन हटाने के बाद दिख रही है कि लोग बाजारों में नजर आ रहे हैं, काफी भीड़ भड़कता है, और यह परिस्थिति जारी रही तो वायरस फिर से फैल सकता है और हो सकता है उनके पास कुछ डेटा हो, उस आधार पर कहा हो। लेकिन अगर सब कुछ ठीक तरीके से किया जाए तो भी लहर का आना सुनिश्चित है। बस ये है कि अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो जाए और मान लीजिए कि कोई नए वेरिएंट्स नहीं आते हैं तो उस लहर को डिले किया जा सकता है। साथ में यह भी होगा कि अगर वैक्सीनेशन तेज रहा और लोग पालन करते रहे तो जब जो भी लहर जब भी आएगी तो उसमें प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या भी कम रहेगी। तो डॉक्टर गुलेरिया ने जो कहा, हो सकता है कि कुछ शहरों में और कुछ राज्यों में जो परिस्थिति है, जैसे कि दिल्ली में बाजारों में काफी भीड़ दिख रही है, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इससे वायरस फैलने की संभावना है। और अगर लोग यह सोचते हैं कि कुछ भी कर लें और उसके बाद भी वायरस या तीसरी लहर नवंबर में आएगी, तो यह नहीं है। अगर लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया तो लहर पहले भी आ सकती है। जो दूसरी लहर से हमने सीखा उसके 3 महीनों बाद क्या हम उतने तैयार और बेहतर तैयार दिखते हैं आपको? देखिए, लोगों ने जो कठिनाइयों का सामना दूसरी लहर में किया, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, हर किसी को काफी संघर्ष करना पड़ा। अगर किसी को बेड की जरूरत थी या किसी को टेस्टिंग कराने की जरूरत थी तो ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो इससे सबसे बड़ी सीख है कि हमें देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करनी है। अब अच्छी बात है कि दूसरी लहर कुछ कम पड़ रही है और अभी अगली लहर के आने में कुछ अंतराल है। तो उस दूसरी लहर में जो कुछ हुआ उससे सीख लेकर उन मसलों पर काम करना चाहिए। टेस्टिंग की सुविधा को तेजी से बढ़ाया जाए, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को रफ्तार दी जाए,
स्वास्थ्य सेवाओं को, खासतौर से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बेड्स को और आईसीयू को बढ़ाया जाए। तो अगर हम यह सब कर लेते हैं तो यह इस बात को सहायता करेगा कि आने वाली लहर हो सकता है डिले हो जाए, जब भी आएगी उसके बजाय कुछ और महीनों बाद आए। साथ में अगर यह सब तैयारी रहेगी तो जब भी लहर आएगी तो उससे लड़ने की या उसको रिस्पॉन्ड करने की बेहतर तैयारी होगी। तो निहायत जरूरी है कि सरकारें सीख लें जो परिस्थितियां हुई, जो घटनाएं घटी, और उनसे लड़ने के लिए उस सीखों के आधार पर प्रिपेयर करें और जिससे तीसरी लहर को अच्छे से मुकाबला किया जा सके। अभी फिलहाल बैठने का समय नहीं है या रिलैक्स करने का समय नहीं है, चाहे सरकार हो या लोग हों। सरकारों को स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना चाहिए और लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन, और इस तरह ही हम इस महामारी से लड़ पाएंगे और आने वाली किसी भी लहर से जूझ पाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि तीसरी लहर इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वेरिएंट्स कैसे हैं। अभी तो 2 वेरिएंट सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये तीसरी लहर में कितनी बड़ी चुनौती बनेगा? अब यह बात साफ हो चुकी है कि जो देश में दूसरी लहर आई थी उसमें अधिकतर राज्यों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से यह लहर आई। इस लहर से पहले देश में अल्फा वेरिएंट चल रहा था, जो अब ओरिजिनल वुहान स्ट्रेन था उससे 50% तक अधिक तेजी से फैलता था। फिर ये जो डेल्टा आया वो अल्फा वेरिएंट से भी 50 से 70% तक ट्रांसमिशन होता है इस डेल्टा वेरिएंट का। तो इसका असली असर हम देख चुके थे कि एक तरफ जहाँ देश में पहली लहर में अगर परिवार का एक व्यक्ति प्रभावित होता था तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन हुई ही नहीं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की वजह से जब दूसरी लहर में परिवार का एक व्यक्ति प्रभावित होता था तो लगभग सारे लोगों को बीमारी फैल जाती थी। तो यह खतरनाक या अधिक ट्रांसमिट होने वाला स्ट्रेन है। साथ में यह भी देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट से इम्यून एस्केप या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते हैं। इम्यून एस्केप का अर्थ हुआ कि अगर किसी को पहले से इम्यूनिटी है उसके बावजूद व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का अर्थ हुआ कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको भी डेल्टा वेरिएंट से कुछ हद तक फिर से बीमारी होने की संभावना रहती है। तो यह थोड़ा सा अधिक संक्रामक है, अधिक बीमारी करने की संभावना रखता है, इसलिए सावधानियां उतनी ही अधिक बरतनी होंगी। जहां तक डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात आती है तो फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले ही इसको पहचाना गया है। इस वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट के जितने बदलाव हैं वो सब तो हैं ही, साथ में एक एडिशनल म्यूटेशन है और बाकी अन्य क्लिनिकल लक्षणों में तो इतना बदलाव नहीं देखा गया है, अभी हम नहीं जानते। लेकिन देखा गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो मोनोक्लोनल कॉम्बिनेशन एंटीबॉडी थेरेपी थी जो आई है फिलहाल, वह इस वेरिएंट के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो इसकी अतिरिक्त चुनौतियां हैं, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत कम सर्कुलेट कर रहा है। मुख्य वेरिएंट डेल्टा है और वो संक्रामक है, तो हमें सावधानियां बरतनी है। साथ में हमें याद रखना होगा कि जब तक वायरस फैलता रहता है तब तक उसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं और नए नए म्यूटेशन आ सकते हैं। इसलिए अगर हमें म्यूटेशंस को या वेरिएंट्स को रोकना है और बीमारी को रोकना है तो दोनों ही बातों के लिए जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहें। किन किन राज्यों में तीसरी लहर डॉक्टर ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? महाराष्ट्र में तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दूसरे से तीसरे हफ्तों में ही तीसरी लहर आ सकती है। मेरी राय में फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि किस राज्य में पहले लहर आएगी। जहां पर भी थोड़ी ढिलाई होगी, जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होगी और जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं उस तरह से कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस को ढंग से नहीं रिमूव को प्रॉपर ग्रेडेड मैनर में रिमूव नहीं करेंगी, वहां पर लहर आ सकती है। जहां तक महाराष्ट्र की बात आती है तो यह खबर अखबारों में जरूर आई थी कि 2 से 4 सप्ताह में महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इसके संदर्भ में मेरी वहां के महाराष्ट्र टास्क फोर्स से कुछ लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि अखबारों में जो खबर आई थी वो सही नहीं है। जो टास्क फोर्स में निर्णय लिए थे या स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार ने जो चर्चा की थी उसमें बात हुई थी कि अगस्त से नवंबर के बीच में कभी भी तीसरी लहर आ सकती है। तो इतनी जल्दी लहर आने का प्रेडिक्ट नहीं किया गया है। हम वैसे भी जानते हैं कि वायरस की रफ्तार फैलने की रफ्तार को बढ़ने के लिए कुछ समय लगता है। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र का जो अखबारों में खबर आई है वो सच नहीं है, सही नहीं है। एक्सपर्ट ग्रुप कहता है कि अगस्त या उसके आसपास उसके बाद ही तीसरी लहर आएगी।
लेकिन मैं एक ही बात को बार-बार दोहराना चाहता हूँ कि उनको रोकने के तरीके वही हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई न्यू वेरिएंट आ जाता है, लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट हो, हमें उससे रोकने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है और सरकारों को जो पब्लिक हेल्थ कैंपेन करने चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता रहे और लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। अभी इस टाइम सेरो सर्वे कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके क्या फ़ायदे होंगे जो हमें तीसरी लहर में मदद कर सकते हैं? सीरो सर्वे का अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि वो सीरो सर्वे करने वाले हैं। यह सीरो सर्वे उन्हीं 70 जिलों में किया जाएगा जिनमें पहले 3 सीरो सर्वे किए गए थे। खास बात यह है कि इस सीरो सर्वे में 6 साल से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। तो यह सब करने से एक तो हमें पता चल सकता है कि तीसरी लहर के बाद कितने प्रतिशत लोग भारत में प्रभावित हो चुके हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके आधार पर पैंडेमिक रिस्पांस के निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरी, क्योंकि इसमें बच्चों को शामिल किया जा रहा है, तो हमें यह भी अनुमान लगेगा कि कितने प्रतिशत बच्चों को एंटीबॉडी पहले से उपलब्ध है। इससे कुछ हद तक जो प्रेडिक्शन चल रहे हैं, कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे, वास्तव में वह सच नहीं है, लेकिन उसका कुछ और वैज्ञानिक आधार भी मिलेगा और हम समझ सकते हैं कि बच्चों को कितना प्रभावित करेगी। तो एक अच्छा वैज्ञानिक रिस्पांस देने के लिए जरूरी है कि हम जानें कि किस सेटिंग में कितना सीरो प्रेवेलेंस है, उसके आधार पर पैंडेमिक से जुड़े हुए कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जब दूसरी लहर आई थी तो उस वक्त ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ को जो दाम थे उनके जो कॉस्ट थे वो निर्धारित नहीं थे, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें हुई लोगों को। इस मसले पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहली बात है कि भारत में सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की निहायत कमी है। लोगों को अधिकतर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं जरूरतों के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। अब बात साफ है कि अगर लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उनको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन हमने यह भी देखा कि इस दूसरी लहर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक चरमरा गई थी और लोगों को न तो टेस्टिंग सरकारी क्षेत्र में मिल रहा था, न ही हॉस्पिटल बेड सरकारी क्षेत्र में थे और लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में जाकर अपने जेब से पैसा देकर इलाज कराना पड़ा। तो मेरी नज़र में यह सबसे बड़ी सीख यह है कि सरकारों को तुरंत अपने क्षेत्र में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको फंक्शनल बनाने की जरूरत है। वो बने हुए हैं लेकिन उनसे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती हैं, वहाँ पर बिस्तर नहीं होते, वहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं। तो जहाँ जहाँ कमी है उसको पूरा करना चाहिए। अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी तो फिर सरकारों को प्राइवेट क्षेत्र पर प्राइस कैप करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में एक अच्छा प्राइस कैप होगा। अर्थात अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हैं तो सब प्राइवेट क्षेत्र को अपने आप ही प्राइस कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग वहां नहीं जाएंगे। लेकिन साथ में यह भी है कि जब शॉर्टेज थी चीज़ों की तो चाहे दवाइयाँ हो, ऑक्सीजन हो, उसकी बैक मार्केटिंग हुई, कुछ लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मेरी राय में सरकारों को इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और जो जो कमियां पाई गई हैं उन पर सुधार करना चाहिए कि किसी भी आने वाली लहर में और महामारी खत्म हो जाने के बाद कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आए कि लोगों को स्वास्थ्य जो एक निहायत जरूरी चीज है उसके लिए जूझना पड़े। पहली और दूसरी लहर में यह अचानक से लॉकडाउन ये सब होने की वजह से कामकाज जो है बंद हो गया था। कई लोगों की नौकरी जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी। अभी मौजूदा स्थिति के इतर सभी कामगारों को नौकरी पर कैसे बनाए रखना चाहिए? पब्लिक को कैसे आश्वस्त किया जाना चाहिए? यह बिल्कुल सच है। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी निम्न स्तर पर चली गई है, तो उसमें कारखाने, फैक्ट्री और इवन फॉर्मल सेक्टर में लोगों के जॉब चले गए हैं और उससे लोगों को काफी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मेरी राय में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकारों को उठाना चाहिए कि जो गरीब निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दैनिक कामकाज से अपनी रोजगार कमाते हैं, अपने लिए पैसे कमाते थे, रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो काम सब लगभग रुक गए हैं और उनकी आमदनी के जरिए खत्म हो गए हैं। तो मेरी राय में सबसे निहायत जरूरी कदम जो हर राज्य सरकार को करना चाहिए और केंद्र सरकार को उसमें सपोर्ट करना चाहिए कि लोगों को सोशल सपोर्ट सिस्टम दें, कुछ फाइनेंस कैश ट्रांसफर दिया जाए जो समाज के निचले तबके को बिना किसी कंडीशन के मिले। साथ में उनको अन्य तरह का जैसे अनाज और वो सारी सुविधाएं, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जितना भी किया जा सकता है वो किए जाने की जरूरत है। दूसरी बात है कि जो मध्यम वर्ग के उद्योग हैं और जहाँ पर भी
इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स हैं, उनको रिवाइव करने के लिए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। वो एक अलग लेवल पर काम होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे गरीब मध्यम वर्ग के व्यक्ति को डायरेक्ट बेनिफिट मिले, उस तरह की योजना बनाने की जरूरत है और सामाजिक सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि कैश ट्रांसफर और अन्य तरह के ट्रांसफर करने का समय है और तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे और तभी इस महामारी से की वजह से होने वाले इकोनॉमिक चैलेंजेस को टैकल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।